देख रहे हैं राजधर्म। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना, मुंबई और दक्षिण भारत तक देश में इस वक्त अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है तो वो है नीट और नेट एग्जाम में धांधली का मुद्दा। जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से एग्जाम रद्द हो रहे हैं, उसे लेकर छात्रों में बेहद गुस्सा है। लाखों स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ गए। लोगों के लिए यह समझना तक मुश्किल हो रहा है कि आखिर इतने इंतजाम के बावजूद सरकार पेपर लीक पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। वहीं विपक्ष को सरकार पर हमला करने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ, दिल्ली, पटना, जयपुर, जम्मू, चंडीगढ़, बेंगलुरु, रांची, गुवाहाटी, हैदराबाद समेत देश के तमाम शहरों में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हो गई है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। नीट पर मचे सियासी घमासान की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात पेपर लीक पर हुए नए खुलासे की कर लेते हैं। जिस नीट और नेट एग्जाम में हुए पेपर लीक को लेकर तमाम सियासी बवाल मचा हुआ था, कल शिक्षा मंत्री सबके सामने आए। उन्होंने इस पर लगाम लगाने की सलाह दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, मेन आदमी कौन है। पेपर लीक करवाकर लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किसने किया, ऐसे शख्स का मिलना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर अब जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह कि असली गुनहगारों तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। कई नाम अब तक सामने आए, लेकिन आज दो और नए नाम सामने आए हैं। चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। इनका रोल क्या था, एग्जामिनेशन लीक कराने में इन्होंने कहां पे रोल अदा किया था, इसको लेकर भी आगे जांच की जाएगी। जिसने पेपर लीक करवाकर लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया, उनको जेल के पीछे पहुंचाना इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। यह सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है और इसीलिए आज हम आपको पेपर लीक कांड के बिहार मॉड्यूल के दो नए किरदारों से मिलवाएंगे। नीट में चीट के ये दो नए किरदार हैं, चिंटू और पिंटू। चिंटू पिंटू का पेपर लीक के मुखिया यानी कि नालंदा के संजीव मुखिया से क्या लिंक है, यह भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नीट पेपर लीक में चिंटू और पिंटू का रोल क्या है, इन्होंने कैसे जो पूरा धोखाधड़ी है वो की है। चिंटू और पिंटू पेपर लीक कांड के वो सूत्रधार हैं जिनके पास एग्जाम से करीब 5 घंटे पहले ही नीट का प्रश्न पत्र आ गया था। चिंटू को 5 मई की सुबह करीब 9 बजे नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल गया था। उस वक्त चिंटू नालंदा के लर्न प्ले स्कूल में मौजूद था। ये क्वेश्चन पेपर उसके पास मोबाइल पर भेजे गए थे। वहीं चिंटू के साथ पिंटू भी उसी जगह पर मौके पर ही मौजूद था। पिंटू अपने साथ प्रिंटर लेकर आया था और जैसे ही पेपर चिंटू के मोबाइल पर आया, पिंटू ने प्रिंटर से उसके प्रिंट निकाले, छात्रों को रटने के लिए दे दिया। अब आप लिंक तो समझ ही गए होंगे। अब ये चिंटू और पिंटू आखिर हैं कौन, आप ये भी जान लीजिए। चिंटू और पिंटू दोनों ही नालंदा के रहने वाले बताए जाते हैं। चिंटू नालंदा के करायमपुरसराय के गुलहरिया बिगहा गांव का रहने वाला है, जबकि पिंटू नालंदा के हिलसा के पटेल नगर का रहने वाला है। अब देखिए, चिंटू का गांव पेपर लीक मामले में फरार चल रहे संजीव मुखिया के गांव के पास में ही है। चिंटू और पिंटू दोनों संजीव मुखिया के बेहद करीबी हैं और इस पूरे मास्टरमाइंड आपको बता दें कि फिलहाल संजीव को ही माना जा रहा है। चिंटू और पिंटू का जिस संजीव मुखिया से लिंक है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल संजीव मुखिया का नाम पटना पुलिस के सामने पेपर लीक में पकड़े गए आरोपी सिकंदर यादवेंद्र ने लिया। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है। उसका देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है, हर जगह कनेक्शन है। संजीव मुखिया को 2016 में उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसने 2016 में भी नीट का पेपर लीक कराने की कोशिश की थी। संजीव मुखिया सिपाही और शिक्षक भर्ती पेपर लीक में भी आरोपी रह चुका है। उसका नाम पहले भी आ चुका है। वो जमानत पर बाहर आने की बात से फरार हो गया है। संजीव का बेटा शिव कुमार भी पेपर लीक गैंग में शामिल है। शिव कुमार अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन संजीव मुखिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। फिलहाल पुलिस संजीव मुखिया की तलाश में दबिश डाल रही है। चिंटू और पिंटू की इस वक्त खोज चल रही है कि आखिर ये गए कहां हैं। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर बिहार पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
इनमें से पकड़े गए 4 कैंडिडेट्स पटना पुलिस के सामने पेपर लीक की बात कबूल कर चुकी हैं। इन चारों कैंडिडेट्स ने ये जानकारी दी कि उन्हें सिकंदर यादवेंद्र ने नीतीश कुमार और अमित आनंद से मिलवाया था। वो उन्हें उनके ठिकाने पर लेकर गए और फिर वहां उन्हें नीट का क्वेश्चन पेपर दिया गया, जिसे उन्होंने रट लिया और दूसरे दिन जाकर एग्जाम दे दिया। एग्जाम में वही प्रश्न आए जो पिछली रात को उन्होंने तैयार किए थे। अब पुलिस ने परीक्षा के बाद फौरन ही इन चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया और इस काम में कुछ कैंडिडेट्स के मां बाप भी शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक केस में पकड़े गए इन 13 किरदारों में से 2 किरदार को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और आरजेडी के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी पकड़े गए आरोपी सिकंदर यादवेंद्र का लिंक तेजस्वी यादव से जोड़ रही है और ये दावा कर रही है कि सिकंदर यादवेंद्र तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम के रिश्तेदार हैं। प्रीतम ने ही सिकंदर और उसके साथियों के लिए गेस्ट हाउस में एक रूम बुक करवाया था। तो वहीं आरजेडी आरोप लगा रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पेपर लीक आरोपी अमित आनंद से लिंक है। अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर भी सामने आई। अब देखिए कैसे हर एक बदलते दिन के साथ जो इक्वेशन है वो भी बदलता जा रहा है। पहले तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा था और अब सम्राट चौधरी का नाम सामने आने लगा है। आरजेडी ने भी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की एक तस्वीर भी साझा की है और यह दावा किया कि तस्वीर में दिख रहा शख्स नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी अमित आनंद है। आरजेडी ने यह भी कहा कि आरोपी के हाथों सम्मानित होने वाले सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसके साथ अपनी सारी तस्वीरें हटा दी हैं। सरकार पेपर लीक में शामिल मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी की ओर से ये आरोप लगाए गए। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? जवाब देना कि नीट में जो लोग हैं, लालू प्रसाद जी के लोग अब ये काम भी शुरू कर दिए। पहले जमीन के बदले नौकरी, फिर पहले चारा खाए, अलकतरा खाए, अब नीट के बदले जमीन लोगों से नौकरी, मेडिकल का परीक्षा में भी तैयारी और उसमें भी घुसपैठ शुरू कर दी है। पेपर लीक के जो लोग सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लालू परिवार से उनका जो रिश्ता है वो है? अरे 200% है। जब उनका प्राइवेट सेक्रेटरी ही इस काम में लगा है तो अब इसके बाद क्या इसके बाद क्या सबूत देना है? तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हो गया और अब ये जांच के बाद पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। फिलहाल बिहार पुलिस और वहां की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। कल ईओयू तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से पूछताछ करने वाली है। इस पूरे मामले में प्रीतम का रोल क्या है, सिकंदर का उनसे क्या संबंध है, ये सब उनसे कल पूछा जाएगा। कि आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ गेस्ट हाउस में बुकिंग कराने तक ये रिश्ता है, या सिकंदर का तेजस्वी यादव से या उनके पीएस से, या फिर आपको लगता है कि सिकंदर यादवेंदु जो कि इस पेपर लीक में एक परीक्षा माफिया के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका कोई तेजस्वी यादव से भी कोई कनेक्शन है? देखिए बड़ी पहेली है ये। सिकंदर पहले रांची में रहता था श्रीमान लालू प्रसाद यादव के अवभगत में, उसके बाद ये जल संसाधन विभाग में जेई और वहाँ से इनको जब नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव जी बने हैं तो ये नगर विकास में ले आए और नगर विकास में दानापुर, बीटा और पटना महानगर कहाँ कहाँ का लगता है कि पूरा पावर इसी के जिम्मे कर दिए। ये आदमी नीचे से लेकर ऊपर तक इनके साथ जुड़ा हुआ है और प्रीतम और इसके बीच में दूर का लोग बताते हैं कि संबंध भी है।
ये उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। अब पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नीट एग्जाम में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर बिहार पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पेपर लीक करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं नेट परीक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 120B 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल सरकार पहले इस बात से इंकार कर रही थी कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, लेकिन बिहार में पकड़े गए आरोपी छात्रों में से 4 छात्रों ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि उन्हें एग्जाम से पहले ही एक रात पहले ही पेपर और आंसर शीट दे दी गई थी। वहीं नीट एग्जाम में पेपर लीक के तार बिहार से जुड़े हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क बिहार का है। तो वहीं नेट एग्जाम के पेपर लीक को लेकर भी सीबीआई की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि क्वेश्चन पेपर सोमवार यानी कि 17 जून को ही लीक हो गया था, जिसके बाद उसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर किया गया। इसके बाद पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने लीक क्वेश्चन पेपर को डार्क नेट पर डाल दिया। फिलहाल सीबीआई केस से जुड़ी एक एक डिटेल इकट्ठा कर रही है, लगातार एनटीए के संपर्क में बनी हुई है। सीबीआई जांच में जुटी तो है, केंद्र सरकार पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर भी एक्शन की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जो इस पूरे कांड में शामिल हैं, उन्हें छोड़ा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और खुद कल शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, विद्यार्थी सड़क पे जाहिर तौर पे नीट को लेकर जो चीजें सामने आई, बिहार से जो मामला सामने आया, बहुत ज्यादा चिंतित करने वाला। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार के सामने विद्यार्थियों की हित सर्वोपरि है। उनकी मानसिक स्थिति को हम समझते हैं। जिस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उनकी मन विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी प्रकार की एरर हो, इसको सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट होगा, उसको दंडित किया जाएगा और उसमें एनटीए की कुछ सुधार भी होने की आवश्यकता है, उसकी भी दायित्व लेगी और कोई गड़बड़ी स्प्रेड ना हो, उसकी भी चिंता की जाएगी। ये मामला जो सामने आया, तो जो आपका शुरुआती रिएक्शन था उसमें यह था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्या अधिकारियों ने आपको गलत तरीके से ब्रीफ किया था? उस दिन विषय था ग्रेस मार्क की। मैं उस दिन पहले दिन जाके विभाग को कामकाज संभालने के लिए पहुंचा था। उसी दिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दिया था कि विभाग ने जो एनटीए ने जो सुझाव दिया है कि री एग्जामिनेशन की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था। लेकिन बाद में ध्यान में आया कि इसके उपरांत कुछ जगह पे और गड़बड़ियों की ध्यान में आई, जो अंततः फाइनली पटना के आसपास कहीं इस प्रकार की घटना ध्यान में आई है। बिहार पुलिस उसको संभाल भी लिया है। उसकी जो मूल गुनहगार है और जो समस्या है, उसकी पैमाना कितना है, उसको बिहार पुलिस ने एक निर्णायक स्थिति तक ले जा रहा है। उस समय की जानकारी के ऊपर मैंने कुछ कहा था, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन इसको कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों को हम दंड भी देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा और कोई भी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। क्या बिहार सरकार से लगातार आप लोग रिपोर्ट ले रहे हैं? बिहार सरकार के साथ भारत सरकार के अधिकारी निरंतर संपर्क में है और हम लोग इस विषय में बहुत दायित्व के साथ काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों के हितों को हमने ध्यान रखा है। डार्क नेट का इस्तेमाल, टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल, जिसके लिए अगर ट्रैक करना हो तो परमिशन जरूरी है। मामला काफी जटिल और बहुत शातिराना अंदाज में किया गया। देखिए, जो भी उसके लिए कठिन और कठोर कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे। उसमें हम भारत सरकार की जो साइबर सिक्योरिटी की जो इंस्टीट्यूशंस और संस्था है, जैसे गृह विभाग की I4C संस्था, उसमें ये सारा विषय को ध्यान में रखा है। उन्होंने भी हमको कई अन्य विषयों में मदद भी किया है और हमें आधुनिक समय की इस चुनौती को, देश की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें मिलकर हम काम कर रहे हैं और सभी राज्य सरकार की सहयोग और कोऑपरेशन हम अपेक्षा करता है और देश की भविष्य को सुरक्षित करना ही पड़ेगा, उसकी कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है।
एनटीए के अधिकारी दोषी हों या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी दोषी हों, बड़े अधिकारी दोषी हों, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप में कोई भी व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट रहेगा। देश की विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है। सर, आपने बताया कि सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। वो समिति कैसी होगी, कैसे विशेषज्ञ होंगे उसमें? देखिए, इस सारे घटना में कई सारा विषय ध्यान में आई है कि जिसको और संस्कार करने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार की मन में ये एक निर्णय हम लोगों ने लिया है, एक उच्च स्तरीय एक्सपर्ट्स की कमेटी बनेगी जो आज के दिनों में भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में जो करोड़ों विद्यार्थी, पिछले साल एनटीए के अंदर 1,30,00,000 विद्यार्थी पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नहीं तो नौकरी के लिए एग्जामिनेशन दिए थे। इस साल अब तक 80 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं। इसलिए हमारे देश की आकार, साइज, स्केल को देखते हुए, साइज एंड स्केल को देखते हुए हमें निश्चित रूप में जीरो एरर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इसके लिए क्या क्या आधुनिक प्रणाली को उपयोग करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, इसमें डाटा की दुनिया कैसे रहेगी, उसकी फंक्शनल इश्यूज क्या क्या रहेंगे, ये सारे के ऊपर एक प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने की आवश्यकता हो रही है। ये कमेटी से हम लोग ऐसे ही अपेक्षा करेंगे कि आधुनिक प्रणाली हम लोगों को सुझाए और एक्सपर्ट ही सुझाए। स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं कि अगर यूपीएससी इतने शानदार तरीके से एग्जाम करा सकता है तो बाकी व्यवस्था भी वैसे ही कैसे नहीं हो सकती? देखिए, निश्चित रूप में जो अच्छा मॉडल हमारे देश में है, देखिए उसको ही अपनाया जाएगा। उसमें कोई, मैं आश्वस्त फिर करना चाहता हूँ, हमें जीरो एरर की ओर ले जाना पड़ेगा। आखिर में एक सवाल, राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया, दो चीजें उन्होंने कही। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में कहा जाता है कि यूक्रेन में वॉर रुकवाते हैं, इजराइल में वॉर रुकवाते हैं, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरा, ओवरऑल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें संघ और भाजपा के लोगों का कब्जा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों आरोपों पर? देखो, मैं शिक्षा विभाग की जिम्मेवार व्यक्ति के नाते मेरे चिंता देश की विद्यार्थियों के साथ है। देश की विद्यार्थियों के मन में कोई भय, भ्रांति, आशंका, अफवाह ना जाए, ये मेरे दायित्व है। मैं आज की दिनों में इतना ही कहूंगा, ये राजनीतिक अवसर नहीं है। अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, लोगों ने एक आदेश दिया है और बाकी रहा फिर संसद बैठे, वहां भी चर्चा होगी। प्रजातंत्र में कोई भी विषय पे चर्चा की कोई किसी को उसकी विकल्प पर्याय भी कुछ नहीं, चर्चा ही करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन में मेरे दायित्व है देश की विद्यार्थी अस्वस्थ रहे, सरकार उनकी भविष्य के लिए दायित्व के साथ, जिम्मेवारी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री को पेपर लीक कैसे सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में 4 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से करीब 1 करोड़ छात्रों की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसी साल 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। यह परीक्षा करीब 60,000 खाली पदों को भरने के लिए की गई थी, जिसके लिए करीब 50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। और इसी तरह 11 फरवरी 2024 को हुए यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम का भी यही अंजाम हुआ। इसी भर्ती परीक्षा के तहत समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ के 411 खाली पदों को भरा जाना था। इसके लिए करीब 10 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इस एग्जाम को भी रद्द करना पड़ा। इसके बाद नीट के एग्जामिनेशन में भी पेपर लीक का मामला सामने आ गया। छात्र इसे भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया है। ये वहीं यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया है। यूजीसी नेट का एग्जाम दोबारा कब कंडक्ट होगा, इसकी फिलहाल अभी तक डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्जाम जल्द करवाने जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इसी साल अगस्त के पहले होगी, तो वहीं यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा जब 22 दिसंबर 2024 को इसकी डेट की नई घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बार योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। पेपर लीक करने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई, पूरा बंदोबस्त हो चुका है। सीएम योगी यूपी में पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून ला रहे हैं, जिसमें पेपर लीक के जिम्मेदारों पर 10 करोड़ जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी।
यूपी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुकी है। जो लोग पेपर लीक कराएंगे उनके लिए अलग से सजा का प्रावधान किया जाएगा। यूपी सरकार की नई नीति के तहत एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। स्टूडेंट को अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर एग्जाम देना अनिवार्य होगा। 2 कैटेगरी के तहत एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। हर सेंटर का डिस्टेंस बस और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के रेंज में होगा। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में पूरी तरह गोपनीयता बरती जाएगी, क्योंकि अधिकतर मामले ऐसे आए हैं जब यह बात सामने आई कि जहां पर पेपर प्रिंट के लिए भेजे जाते हैं हो सकता है कि वहीं से लीक हो। अगर किसी ने पेपर लीक करने की कोशिश इसके बावजूद की तो फिर उसके खिलाफ योगी सरकार क्या करेगी, आप ये भी जान लीजिए। पेपर लीक के खिलाफ बन रहे नए कानून में दोषी से 10 करोड़ तक जुर्माना वसूला जा सकता है। जिम्मेदार नकल माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और दोषियों से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। इधर केंद्र से लेकर यूपी और बिहार तक पेपर लीक गैंग के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो गई है, तो उधर कांग्रेस इस मामले पर जमकर सियासत कर रही है। नीट विवाद को लेकर कांग्रेस आज सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु और जयपुर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को डिटेन भी कर लिया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प भी देखने के लिए मिली है। लखनऊ में आज कांग्रेस ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। कांग्रेस का प्लान पार्टी दफ्तर से मार्च करते हुए विधान भवन पहुंचकर घेराव करने का था, लेकिन पुलिस ने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बाकी नेताओं को डिटेन कर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी दिखाई दी। नीट परीक्षा मामले को लेकर कांग्रेस ने पटना में भी प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट के जरिए परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार में भी इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। बयानबाजी तो हो ही रही थी, अब कांग्रेस के नेता सड़कों पे उतरे हैं। ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है और यहाँ पर कांग्रेस के नेता पार्टी के झंडे बैनर के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता। इसमें कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ ये तमाम नेता ये कह रहे हैं कि परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए। मदन मोहन झा है हमारे साथ। मदन जी, क्या कहेंगे, आप लोग की क्या मांग है, क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? नीट परीक्षा में जो हमारे छात्रों को, नौजवानों को परेशानी हुई, तो हम लोग चाहते हैं जिस घोटाले में जो भी संलिप्त हो उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी सरकार सुनिश्चित। लेकिन जांच अभी चल रही है, ईओयू जांच कर रही है और शिक्षा मंत्री ने भी बातें रखी है। शिक्षा मंत्री को तो अब तक त्याग पत्र दे देना चाहिए कि जो ब्लैक लिस्टेड पेपर प्रिंटिंग प्रेस है उसी को बार बार एजेंसी बदल के उसको क्वेश्चन प्रिंट करने की अनुमति कैसे दी गई? रिटायर्ड आदमी को एग्जामिनेशन कंट्रोलर क्यों बनाया गया और किसके अनुमति से? इसकी जांच हो और इसकी नैतिक जिम्मेदारी। आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है अभी इंतजार करना चाहिए, जांच का इंतजार करना चाहिए या रद्द हो जाना? नहीं, एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जहाँ तक रही बात हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनका अनुचित व्यवहार छात्रों के साथ बहुत कष्टदायी साबित होने जा रहा है। देखिए, पोस्टर भी है, रिजाइन एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी तस्वीरें लेकर आए हुए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और यहाँ पर काफी संख्या में जमा है। आप क्या कहेंगी, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या आगे भी इसी तरह से सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी? देखिए, यहाँ पे रोज रोज जो देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, कभी नेट हो जा रहा है लीक, कभी नीट का पेपर हो जा रहा है। जो भी वैकेंसी एक तो आता नहीं है और जो आता है वो लीक हो जाता है पेपर, और स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। इतना तैयारी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब रेल मंत्री रेल का जिम्मेदारी नहीं लेगा, शिक्षा मंत्री शिक्षा का जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो देश किसके भविष्य पे, किसके भरोसे चलेगा? तो शिक्षा मंत्री को एक दिन में 1 सेकंड में रिजाइन करना चाहिए। ये भोग विलासिता के कारण सिर्फ आप देश का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। देश के युवा डरे हुए हैं, परेशान है।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी नेताओं ने बीजेपी दफ्तर की ओर मार्च भी किया, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पहले ही नीट की परीक्षा में हुई अनियमितताओं के ऊपर आज कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, और देखिए यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो जारी है। कांग्रेस पार्टी भाजपा दफ्तर की ओर मार्च करती हुई नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि नीट को दोबारा से करवाना चाहिए और नीट को रद्द करना चाहिए, और इसी मांग को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, जिस प्रदर्शन में वो लगातार ये मांग कर रही है कि नीट की परीक्षा को रद्द करके दोबारा करवाना चाहिए और साथ ही साथ इसकी जांच भी करनी चाहिए, और इन्हीं मांगों को लेकर के वो अभी मार्च कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड कर दिया गया है। ये जो रास्ता आपके सामने नजर आ रहा है ये भाजपा के दफ्तर की ओर जाता है, और इस रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। उसके बाद एक वाटर कैनन की गाड़ी भी हमें खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर इजाजत नहीं है मार्च की, तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस भी है और कड़ी सुरक्षा यहाँ पर पुलिस की है। और दूसरी ओर कांग्रेस की कार्यकर्ता देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर मार्च कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश माथुर है। क्या आप लोगों की मांग है? मैडम, आज 24 लाख जो स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, क्या देश के प्रधानमंत्री या देश के शिक्षा मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है? 10 साल से जब से मोदी सरकार आई है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस बात को देश की जनता को पता लगना चाहिए कि 10 साल से जब से मोदी जी आए कितने पेपर लीक हो चुके, और आज 24 लाख एक नीट की परीक्षा, एक मेन परीक्षा होती है, इसमें बच्चों ने जब से एग्जाम आए इतने भ्रमित हो गए, आत्मदाह तक कर लिए बच्चों ने। क्या मांग है? मांग यही है कि इस परीक्षा को वापस लें और दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा खिलवाड़ नहीं सहन करेंगे हम लोग। बर्फ अपने सर पर लगा रखी है, नोट उड़ा रहे हैं। नोट नहीं है, ये मोदी सरकार ने जिस तरीके से पेपर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा, पैसे लेके परीक्षाएं लीक करी हैं, उसी का जवाब और हिसाब मांगने आए। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, और जो बच्चों महंगाई के दौर में माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी महंगाई पे आपने विराम लगा दिया है, और आपने बच्चों को क्या नाम जिस तरीके से आज भरे गर्मी के अंदर बच्चों को लाइनों में लगा रखा है, उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम आए हैं। पैसे से परीक्षा मत कराओ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये बर्फ और इसके ऊपर ये लीकेज हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर जिस हिसाब से लीकेज हो रही है, उसी लीकेज का उसी का हिसाब और किताब मांगने के लिए आज राहुल गांधी के आदेश पर भाई देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हैं। अब दिल्ली के बाद आपको चंडीगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। चंडीगढ़ में भी आज केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। हालांकि बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच करते वक्त ही पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को डिटेन कर लिया। बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए निकले पंजाब कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता थे, अब उनको डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और उनको बसों में लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप पंजाब कांग्रेस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर डिटेन कर लिया गया है तमाम नेताओं को। ये तस्वीरें, और यहाँ पर ये लोग नीट जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद इनकी कोशिश थी कि पंजाब बीजेपी ऑफिस को घेरा जाए, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बसों में इन्हें भर दिया गया है। राजा वड़िंग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल शांतमई तरीके दे नाल प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये उन्हां नौजवानों दे वास्ते प्रदर्शन है जिन्हां लोगों नाल बहुत सारा धक्का ते अन्याय हो रहा है।
तो नीट पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी तूफान मचा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि निचली अदालत से बेल मिलने के 19 घंटे के बाद भी केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर क्यों नहीं आ सके हैं। किसने यह आरोप लगाया कि सरकार केजरीवाल के साथ आतंकवादी की तरह बर्ताव कर रही है। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में ईडी पर क्या टिप्पणी की। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि आज केजरीवाल को जमानत के मामले में नया पेच आखिर क्या फंस गया है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में जमानत दे दी। कोर्ट का फैसला रात को 8 बजे के करीब आया। कोर्ट ने अपने डिटेल्स जजमेंट कल नहीं दिए थे, आज देने का जिक्र किया था। कोर्ट का डिटेल जजमेंट आज अपलोड हुआ। उसके पहले ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी ने हाईकोर्ट में इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की। इसके बाद सुबह 11 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल की जमानत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की अपील पर अंदर सुनवाई चल रही है। तो आज दिल्ली हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ उसे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूंगी। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या क्या हुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज न्याय बिंदु की बेंच के सामने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद स्पेशल जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी, लेकिन वो एंटरिम बेल थी। इस बार कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि वो अपने फैसले को 48 घंटे के लिए लागू ना करें, जिससे कि वो इस फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रख सके, अपील कर सके। लेकिन जज ने ईडी की इस मांग को ठुकरा दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केजरीवाल कोर्ट की इजाजत के बगैर देश छोड़कर नहीं जाएंगे। जब भी जरूरी हुआ तो उन्हें जांच एजेंसी और कोर्ट के सामने पहले पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले केस से जुड़े सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही वो ना तो शराब घोटाले से जुड़ी कोई फाइल देखेंगे और ना ही किसी गवाह के संपर्क में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि केजरीवाल को केवल चुनाव प्रचार के लिए ही जमानत दी जा रही है, वो सरकारी कामकाज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद आपको बता दें, इस बार ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई। आज केजरीवाल पर राउज एवेन्यू कोर्ट के जजमेंट का डिटेल सामने आया। इसमें जज न्याय बिंदु ने ईडी पर कई सवाल उठा दिए। जज ने कहा कि केजरीवाल से जुड़े लोगों का शराब घोटाले में रोल हो सकता है, लेकिन ईडी ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो रहा हो कि केजरीवाल का इसमें कोई सीधा रोल है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर भी सवाल उठाए और यह भी कहा कि नहीं कहा जा सकता कि ईडी का रवैया केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण नहीं है। ईडी का पूरा केस इसी पर टिका है कि शराब घोटाले में आपको साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए मिले, इनमें 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ईडी अभी तक इसमें से 60 करोड़ बरामद नहीं कर पाई और ना ही ये बता पाई कि इसके लिए उसे और कितना वक्त चाहिए। जज ने अपने फैसले में एक और बड़ी बात कह दी है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। ईडी इसे साबित नहीं कर पाई, ना ही वो सबूत रख पाई जिससे ये साबित हो कि इस घोटाले का आरोपी विजय नायर है। केजरीवाल के इशारे पर विजय नायर काम कर रहा है, ये सबूत भी ईडी नहीं दे पाई है। अब ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ईडी आज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की, केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाने की मांग की। ईडी का यह कहना था कि निचली अदालत में उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका ही नहीं मिला। ईडी ने अपना जवाब देने के लिए 2 दिन मांगे थे, उसे वो वक्त भी कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया। अब ईडी का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि सुनवाई के बाद ही केजरीवाल की जमानत पर फैसला होगा, यानी कि फिलहाल के लिए केजरीवाल की जमानत पर जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक रोक लगा दी गई है। केजरीवाल की जमानत में देरी हुई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस भी आए, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की ओर से आई। उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको आगे सुनाऊंगी। सुनीता ने कहा कि ईडी केजरीवाल की बेल रुकवाने के लिए इस तरह कोर्ट गई जैसे वो देश के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी हों। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया।
देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। और अब इस वक्त ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई चल रही है। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी लंबी चौड़ी दलील पेश की है। इसमें उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की जज ने खुद यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पूरे कागजात नहीं पढ़े हैं और ऐसे में केजरीवाल को जमानत देने का फैसला गलत है। एसवी राजू ने यह भी कहा कि इस मामले में इस तरह जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में हमें दलील के लिए सिर्फ 15 मिनट मिले थे। हमें संक्षेप में अपनी बात पूरी करने के लिए कहा गया, जिससे हम अपना पक्ष पूरी तरह से ठीक से नहीं रख पाए। ट्रायल कोर्ट की जज ने ईडी पर केजरीवाल के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाया है। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने दुर्भावना का हम पर आरोप लगाया है। पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना कितना कठिन होता है, और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि जज इस बात से, न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो निर्दोष है। यह लिखा हुआ है पीएमएलए के कानून में। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाईकोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। तो आपने संजय सिंह को सुना, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे और बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे कि बिना किसी सबूत के ईडी को हाईकोर्ट की तरफ दौड़ा दिया। केजरीवाल के बेल पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगाया तो पूरी आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। ईडी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बिना बेल ऑर्डर आए ईडी कोर्ट आखिर पहुंच कैसे गई। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने रिएक्शन देते हुए कहा कि ईडी किस आदेश को चुनौती देने कोर्ट पहुंची है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। तो दिल्ली में पानी के संकट के मुद्दे पर अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपके आरोपों का जवाब दिया बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने। आम आदमी पार्टी के जो ये मूर्खों का गैंग है ना, वो इस समय अब मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। मुखिया जेल में है और इतना घिनौना केस में जेल में है, शराब के घोटाले में जेल में है। उन लोगों को बेल भी लगती है कि बरी हो गए। किसी को बेल मिल भी जाए तो क्या वो अपने आरोप से बरी हो गया? बिल्कुल नहीं। कई ऐसे मामले देश में हुए हैं जहां लोगों को टेम्पररी बेल मिलती है, बेल इज टेम्पररी प्रोसेस, और उसके बाद आजीवन कारावास हुआ। कितने लोगों को भयानक भयानक सजाएं हुई हैं। तो बेल को ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसी नहीं है। संजय सिंह को बेल हो गया, हमने क्या किया? हमने स्टेटमेंट क्या दिया? आप निकाल लीजिए, आपके चैनल में होगा। हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन बेल मिलना मतलब अपने सजा आरोप से बरी होना नहीं है। तो आपने मनोज तिवारी को सुना। कल जैसे ही न्याय बिंदु की ओर से यह फैसला दिया गया कि अरविंद केजरीवाल की बेल को ग्रांट कर लिया गया, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सोशल मीडिया पर अचानक से एक्टिव हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे और आज पूरी जश्न की तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से कर ली गई थी कि जब केजरीवाल आएंगे तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ईडी ने रोक लगा दी। अब एक नजर डाल लेते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन पर। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया।
केजरीवाल ने इसके बाद अपनी जमानत की मांग नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को जमानत दे दी। चुनाव प्रचार के बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया। हालांकि यहां पर भी उन्होंने कोशिश की थी कि जमानत को बढ़ाया जा सके। मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन इसे कोर्ट ने नहीं माना और इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कल फिर से जमानत मिल गई, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। क्योंकि जो केसेस हैं, जो चार्जेस हैं, जो इल्जाम हैं और जिस तरह के सबूत हैं वो पुख्ता हैं। बाकायदा स्कैम हुआ है, जो एक्साइज का जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला है, शराब की बिक्री हुई है, हवाला ऑपरेटर्स हैं, साउथ के ग्रुप को बाकायदा प्रॉफिटियरिंग के लिए उनको ये ठेके दिए गए हैं, सब ठेकों को प्राइवेटाइज किया गया है सरकारी पॉलिसी के विरुद्ध। पूरे पार्टी के हेड हैं और बाकायदा ये पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है, कैश में इस्तेमाल हुआ है ये पूरा पैसा। तो जाहिर है कब तक भागेंगे। तो ये अंदर बाहर बाहर अंदर, जेल से बेल, बेल से जेल की जो स्थिति इनकी है ये बनी रहेगी। जितना न्याय व्यवस्था का अपमान केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने एक बार नहीं कई कई बार किया है, मुझे लगता है उनको इसके लिए न सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए बल्कि माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में राजनीतिक द्वेष के चलते जेल के भीतर बिठा रखा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी ये मांग कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ भी झूठ बोला है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अलग अलग घोटालों में लिप्त है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को सच्चा साबित करने में जुटे हुए हैं। आपके विधायक संजीव झा ने कहा कि मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि केजरीवाल बाहर कर उसकी पोल खोलें और इसीलिए उनकी जमानत रोकने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से ही हो रही है। ईडी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रही है। जब ये ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर को देखते हुए रिहाई का ऑर्डर मुझे तो सुप्रीम कोर्ट देगी। अब देखिए ना कितनी डिस्पेरेशन है केंद्र सरकार में। प्रधानमंत्री कितने घबराए हुए हैं कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को अंदर रखो, अरविंद केजरीवाल बाहर आएगा तो मेरा हमारा पोल खुल जाएगा। कल के फैसले ने एक बात तो तय कर दिया ना कि आप जेल में बंद इसलिए रख रहे हो कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा लेना चाह रहे हो। आप घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं और बेल मिलने के बाद मैं पहली बार सुन रहा हूं कि अर्जेंट आप जाते हैं हाई कोर्ट से स्टे की मांग करते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े ही हास्यास्पद है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम हाई कोर्ट से जस्टिस मिलेगा। तो देखिए, हाई कोर्ट ने जब तक ईडी की दलीलें पूरी नहीं हो जाती, इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दी है। और ताजा अपडेट यह है कि अभी ईडी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है। ईडी की ओर से उनके वकील ने यह आरोप लगाया कि कल उन्हें सेशन कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 15 मिनट दिए थे और संक्षेप में अपने जो दलीलें हैं वो रखने के लिए कहा था, जिसके चलते वो अपना पक्ष पूर्ण तरीके से नहीं रख पाए।